तो ये तो कांग्रेस के ट्रिपल आर थे जिन्होंने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रखी थी, लेकिन देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैसे कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा दी वो आपको बताती हूँ। राजनाथ सिंह ने आज एक बयान दिया जिसमें उन्होंने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। क्यों ऐसा? क्योंकि उन्होंने बाबरी मस्जिद को लेकर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर जो टिप्पणी की है, सबसे पहले वो सुनिए। बाबरी मस्जिद का मैटर, राजनाथ लाए नेहरू चैप्टर। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छोड़ी, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजरात की मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। राजनाथ का नेहरू पर बयान, कांग्रेस ने छेड़ा संग्राम। केंद्रीय मंत्री किस प्रकार से और कहां से इस प्रकार की बात कर रहे हैं, कोई उनके पास दस्तावेज हो तो दिखा दें। बाबरी की लड़ाई लौटकर नेहरू पर आई। इतना उम्र हो गई, अभी झूठ बोलना क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? ये बड़ा गलत है, सरासर ये अनएक्सेप्टेबल नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बाबरी विवाद में नेहरू अध्याय की आधिकारिक एंट्री करा दी है। गुजरात के वडोदरा में राजनाथ सिंह ने एकता मार्च के दौरान नेहरू के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए। राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि बाबरी मस्जिद के लिए नेहरू पब्लिक फंड का इस्तेमाल करना चाहते थे। राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया और कहा कि पटेल ने इसे होने से रोका था। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजरात की मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। बाबरी के अलावा राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर का भी जिक्र किया और कहा कि सरदार पटेल ने नेहरू के प्लान को कामयाब नहीं होने दिया। भव्य राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार के खजाने से एक पैसा खर्च नहीं हुआ है। सारा खर्च यदि किसी ने दिया है तो देश की जनता ने दिया। यही पंथ निरपेक्षता, यही सेक्युलरिज्म की सच्ची परिभाषा है और सरदार पटेल ने इसे व्यवहार में अपने करके दिखाया है। राजनाथ सिंह के इस बयान पर कांग्रेस ने जमकर पलटवार किया है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि राजनाथ सिंह झूठा नैरेटिव बना रहे हैं। साथ ही मसूद ने कहा है कि राजनाथ सिंह के पास उनके दावे से जुड़े कोई दस्तावेज हैं क्या। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक चिट्ठी लिखी थी, जिस चिट्ठी के अंदर उन्होंने आरएसएस को बैन किया था और घृणा और सांप्रदायिकता की राजनीति को जिम्मेदार मानते हुए उनके ऊपर बैन लगाया था। तो सरदार पटेल की वो चिट्ठी तो है। अब पता नहीं ये केंद्रीय मंत्री किस प्रकार से और कहां से इस प्रकार की बात कर रहे हैं, कोई उनके पास दस्तावेज हो तो दिखा दें कि दस्तावेज ये है। जो दस्तावेज इतिहास के अंदर दर्ज है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रोका था और नेहरू चाह रहे थे कि सरकारी फंड से बाबरी मस्जिद बनाया जाए। मुझे बताइए उसका ऐतिहासिक दस्तावेज है क्या आपके पास? आपके पास कोई ऐतिहासिक दस्तावेज हो तो बता दीजिए। आप झूठा नैरेटिव क्यों बना रहे हैं? सरदार पटेल ने तो उस विचारधारा के ऊपर सख्ती के साथ बैन करने के लिए हिमायत की थी और उसको बैन कर दिया था। और सरदार पटेल जिंदा रहते तो इनका इलाज भी कर गया। नेहरू जी तो बहुत बड़े दिल के थे, वो तो सबको क्या चाहते थे कि अब देश आज़ाद हो गया तो सब लोग साथ चलें। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को भी शामिल कर लिया था। तो नेहरू जी की सहृदयता को आप कहाँ से देखेंगे? नेहरू जी तो वो शख्स थे जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर उस वक्त के अंदर हिंदुस्तान का डंका पिटवा दिया था। इधर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया एक्स पर राजनाथ सिंह के दावों की पुष्टि करते हुए कुछ तथ्य जारी किए। भंडारी ने दावा किया कि 1949 और 1950 में जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को कई पत्र लिखकर बाबरी मस्जिद के जीर्णोद्धार करने और प्रभु श्री राम की मूर्तियों को हटाने का आग्रह किया। 25 दिसंबर 1949 को नेहरू ने मंदिर में मूर्तियां रखने जाने की घटना को गैर कानूनी कृत्य कहा था। याद करिए कि जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद पंत को एक लेटर तक लिखा था, ये कहते हुए कि प्रभु श्री राम के आइडल, रामलल्ला के आइडल जो है वो नहीं होने चाहिए और बाबरी का रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए। और शायद इसीलिए जवाहरलाल नेहरू बाबर के ग्रेव पे जा चुके हैं, इंदिरा गांधी बाबर की ग्रेव पे जा चुकी है, राहुल गांधी एंड कंपनी बाबर की ग्रेव पे जा चुके हैं, परंतु एक बार भी प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का दर्शन गांधी वाड्रा परिवार ने नहीं किया।
जाहिर है एक तरफ अभी बाबरी मस्जिद को लेकर मुर्शिदाबाद में नया घमासान छिड़ा हुआ है, तो वहीं राजनाथ सिंह ने अतीत के पन्नों को पलटकर इस विवाद में कांग्रेस को भी उसी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है जिसमें अभी ममता बनर्जी हैं। लिहाजा ये मुद्दा फिलहाल खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस ने नेहरू और बाबरी को लेकर क्या क्या दावे किए और कैसे दोनों इस वक्त आमने सामने हैं। देखिए, बीजेपी का ये दावा है कि 1949 और 1950 में नेहरू ने यूपी के सीएम को कई पत्र लिखे और मस्जिद को बहाल करने का आग्रह किया। साथ ही नेहरू ने श्रीराम की मूर्तियों को हटाने का दबाव भी उस दौरान डाला। तो इस पर कांग्रेस का दावा है कि राजनाथ सिंह झूठी बात कह रहे हैं और उनके आरोपों से जुड़ा कोई दस्तावेज ही मौजूद नहीं है। बीजेपी कह रही है कि नेहरू ने बाबरी की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए फंड जारी किया, जबकि कांग्रेस का दावा है कि नेहरू धार्मिक स्थलों के लिए सरकारी धन के उपयोग के खिलाफ थे। बीजेपी कह रही है कि नेहरू से राहुल गांधी तक पूरे परिवार ने बाबर की प्रशंसा की और उनकी कब्र पर गए, जबकि कांग्रेस का दावा है कि वर्तमान को विभाजित करने के लिए और अतीत को फिर से लिखने की ये साजिश बीजेपी की तरफ से है। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी अब तक अयोध्या में बने प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन के लिए नहीं गए, जबकि कांग्रेस ने कहा कि ध्रुवीकरण के लिए हमारे संस्थापकों के अपमान के लिए कहानियां गढ़ी गई हैं। अब देखिए, सवाल ये है कि साल 2025 चल रहा है, ये खत्म होने को आया है। देश की जिन प्राथमिकताओं पर बात होनी चाहिए उनके बजाय आपको वर्तमान में जो मुद्दे राजनीतिक दलों के डिस्कोर्स में हावी दिखाई देते हैं, उनका आपसे कितना वास्ता है। एक बार फिर आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। न्यूज रूम से आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का, और सवाल इस वक्त बड़ा ये है कि उत्तर प्रदेश में 2027 के लिए योगी आदित्यनाथ का सारथी कौन होगा, प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा बीजेपी का, और इसे लेकर कौन से वो नाम है जो इस वक्त चर्चा में सबसे आगे हैं। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक तरफ यूपी का चुनाव बड़ा हो जाएगा और उससे अलग यूपी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर साफ होने के बाद क्या उसका कोई इम्पैक्ट राष्ट्रीय स्तर पर भी जो अध्यक्ष होंगे उन पर होगा। तो आइए देखते हैं रिपोर्ट। यूपी बीजेपी के 84 जिला अध्यक्षों के चुनाव के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इसको लेकर बैठकों का दौर जारी है। सूत्र बता रहे हैं कि अगले कुछ ही दिनों में यूपी बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल सकता है। सूत्रों का कहना है कि केंद्र से हरी झंडी मिलने के बाद राज्य में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसमें 3 दिन से अधिक का समय नहीं लगेगा। यूपी में बीजेपी के अध्यक्ष का चुनाव करीब 1 साल से लंबित है। बीजेपी ने इसमें इतना समय इसलिए भी लगा दिया क्योंकि पार्टी को 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधना है। बीजेपी सूत्रों की माने तो इस रेस में 6 नाम खास तौर पर चर्चा में चल रहे हैं। संभावित अध्यक्षों में ब्राह्मण, ओबीसी, जिसमें खास तौर पर लोध और दलित चेहरे शामिल हैं। रेस में पूर्व डिप्टी सीएम और वर्तमान में राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। उन्हें संगठन और सरकार दोनों का अनुभव है। दिनेश शर्मा पीएम मोदी के काफी विश्वस्त भी माने जाते हैं। दूसरा ब्राह्मण चेहरे के तौर पर हरीश द्विवेदी का नाम लिया जा रहा है। वो सांसद रह चुके हैं और संगठन की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का नाम भी संभावित प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर लिया जा रहा है। वो ओबीसी हैं और लोध होने के नाते गैर यादव ओबीसी वोट बैंक को साध सकते हैं। ओबीसी नेताओं में एक अन्य बड़ा और चर्चित नाम केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा का है, जो लोध हैं और उन्हें राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर काम का अनुभव है। दलित नेताओं में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया का नाम है। वो आगरा बुंदेलखंड बेल्ट से आते हैं और वहां पार्टी का बड़ा चेहरा है। इसी तरह एमएलसी विद्यासागर सोनकर का नाम भी चर्चा में है, जो संगठन का काम कर चुके हैं और बनारस पूर्वांचल क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुके हैं। 2 दिन पहले लखनऊ में सरकार और संघ के बीच एक अहम बैठक हुई थी, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए थे। बैठक में यूपी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर लंबी चर्चा चली। बहरहाल पार्टी का सबसे बड़ा फोकस 2027 का विधानसभा चुनाव रहने वाला है। इसी को ध्यान में रखकर पार्टी कोई भी फैसला करेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में बहुत बड़ा डेंट लगा था। ऐसे में बीजेपी की कोशिश ऐसे नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की होगी जिससे सभी वर्गों में एक अच्छा संदेश जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो ये रिपोर्ट